गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर और अपने इसको थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो अपन ने हेनरी नियम जो है उसको पढ़ लिया था। हेनरी नियम की जो है अपन ने कंडीशंस पढ़ ली। हेनरी नियम को पढ़ा अपन ने पहले, उसके बाद में हेनरी नियम के मोल के साथ उसका जो रिलेशन है वो पढ़ा अपन ने। उसके बाद में अपन ने हेनरी नियम की सीमाएं पढ़ी और हेनरी नियम की सीमाओं के बाद में अपन ने उनके अनुप्रयोग पढ़े। अब अनुप्रयोग के बाद में जो है कुछ और चीज़ें आती है वो अपन देखते हैं। तो अब आज अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो द्रव द्रव विलयन जो होते हैं, द्रव द्रव विलयन इसके लिए अपन पढ़ेंगे राउल्ट नियम। अपन क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है, कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं। जैसे एक कंटेनर लिया अपन ने, एक पात्र लिया। ये पात्र जो है अपन ने क्या कर रखा है? ढक रखा है। इस पात्र को अपन ने क्या कर रखा है? ढक रखा है। और इसमें एक द्रव है। इसमें क्या है? अपन ने एक द्रव लिया और ये द्रव है, इसको अपन ने मान लिया द्रव फर्स्ट। इसको क्या मान लिया अपन ने? द्रव फर्स्ट। तो अब इसमें ये जो है द्रव, ये क्या है? शुद्ध द्रव है। ये क्या है? शुद्ध द्रव है। ये जो अपन ने लिया ये क्या है? शुद्ध द्रव फर्स्ट। एक और लिया अपन ने, दो द्रवों का अपन विलयन बना रहे हैं, द्रव द्रव विलयन। तो अपन क्या करेंगे? दो द्रव लेंगे। तो हमने एक और द्रव लिया और ये हो गया आपका द्रव सेकंड। ये हो गया आपका द्रव सेकंड। तो ये भी क्या है? आपका शुद्ध द्रव है। ये भी क्या है? आपका शुद्ध द्रव है। आगे बात समझ में। एक द्रव लिया अपन ने, एक शुद्ध द्रव ये है और एक शुद्ध द्रव ये है। दो अपन ने शुद्ध द्रव ले लिए। अब क्या किया अपन ने? इन दोनों को मिक्स किया। समझ में आ रही है बात? अपन ने क्या किया? इन दोनों को मिक्स किया। यदि अपन मिक्स नहीं करते हैं तो मिक्स नहीं करने से पहले की स्थिति क्या है? मिक्स नहीं करने से पहले की स्थिति ये है कि शुद्ध द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P1 नोट। क्या हो जाएगा? P1 नोट। यदि हम इसकी बात करें तो शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब हो जाएगा आपका P2 नोट। ये आपका क्या है? P1 नोट है। समझ में आ रही है ये बात? अच्छे समझना इस चीज़ को ध्यान से। अपन ने पहला द्रव लिया शुद्ध, एक लिया दूसरा द्रव, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? द्रव दो द्रवों का विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दो द्रवों का विलयन बना रहे हैं। अब देखिए ये जो दोनों द्रव है, इन दोनों द्रवों में ये हो सकता है कि एक द्रव विलयशील हो, एक द्रव वाष्पशील हो और एक द्रव वाष्पशील नहीं हो। ये भी हो सकता है कि दोनों द्रव जो है वो वाष्पशील हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों में से बाद में जो लिया है वो वाष्पशील है, पहले वाला वाष्पशील नहीं है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पहला द्रव जो लिया है वो वाष्पशील है। अब ये वाष्पशील है तो शुद्ध द्रव जो है, इस शुद्ध द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब क्या होगा? P1
प्रेशर ऑफ 1, दाब किसका, पहले का, कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। यदि P नोट लग रहा है, ये लग रहा है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में। क्लियर है चीज़। अब हम इसकी बात करते हैं। शुद्ध द्रव दूसरा है अपने पास, शुद्ध द्रव दूसरे का वाष्प दाब क्या है, P2 नोट। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हमको क्या बनाना है, विलयन बनाना है, तो हम इन दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाते हैं। देखिए ये हमने जब इनको मिलाया, ये दोनों को मिला दिया। जब इनको अपन ने मिलाया तो देखिए ठीक है। तो इसमें क्या है, दो द्रव हो गए, इसमें द्रव हो गए दो। एक हो गया द्रव फर्स्ट और दूसरा हो गया द्रव सेकंड। एक तो हो गया द्रव फर्स्ट और एक हो गया आपका द्रव सेकंड। ये चीज़ पता चल गई। हमने जब इन दोनों को जोड़ा, दोनों विलयनों क्या कर दिया, मिला दिया। दोनों द्रवों को मिला देंगे तो ये दोनों द्रव मिलके एक नया विलयन बनाएंगे। ये अलग द्रव था, ये अलग द्रव था, दोनों द्रवों को मिलाए और एक विलयन तैयार अपन ने कर दिया। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये जो दोनों द्रव है, इन दोनों द्रवों में से ज़्यादा कौन सा और कम कौन सा है, आगे बात समझ में। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक तरीका तो ये है कि अपन इसको देख के पता लगा ले कि यार इसमें द्रव एक जो है उसकी मात्रा ज़्यादा थी, तो द्रव एक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले कोई इसमें कि द्रव एक का वाष्प दाब ज़्यादा है या द्रव दो का वाष्प दाब ज़्यादा है, तो यहाँ पर यदि हम इसकी मात्रा अपन को पता चल जाए कि द्रव एक जो है वो ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि ये पता चल जाए कि द्रव दो जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में। लेकिन देख के पता नहीं चले, कोई और तरीका अपन को हो तो वो अपन कैसे करेंगे। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मोल भिन्न का पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसका मोल भिन्न का पता लगाएंगे। देखिए जैसे आपके पास में है द्रव एक, तो इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, PA। इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। या आप इसको बोल सकते हो P1। और द्रव दो जो है उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए द्रव एक का जो वाष्प दाब है P1 और द्रव दो का जो वाष्प दाब है P2 है, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे और ये इसमें क्या चीज़ होगी वो चीज़ अपन देख लेते हैं। देखिए मैं पहले यहाँ समझा रहा हूँ इस चीज़ को। कोई भी जो द्रव होता है उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है, द्रव का जो वाष्प दाब होगा, जैसे P1 जो है, P1 समानुपाती होगा X1 के। X1 क्या है, उसका मोल भिन्न। X1 क्या है, उसका मोल भिन्न। किसका, द्रव फर्स्ट का। द्रव फर्स्ट का मोल भिन्न क्या है, X1। तो द्रव फर्स्ट का यानी P1 जो वाष्प दाब है वो निर्भर करेगा किस पे, उसके मोलों की संख्या पे, यानी मोल भिन्न पर उस पर निर्भर करेगा। जितने ज़्यादा मोल भिन्न होंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। इसी तरह हम कर सकते हैं P2 समानुपाती X2। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, P2 समानुपाती X2। ठीक है। ये चीज़ें हम कहाँ से लाए, ये चीज़ें हम यहाँ से लाए। द्रव एक का मोल भिन्न क्या होगा,
x1 और इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए द्रव 1 का मोल भिन्न जो है वो है x1 और द्रव 2 का मोल भिन्न ये हो गया आपका x2। आगे ये बात समझ में। अब देखिए द्रव 1 का मोल भिन्न क्या है x1 और द्रव 2 का मोल भिन्न क्या है x2 है। तो अब जो वाष्प दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है? देखिए P1 जो है वो समानुपाती होगा किसके? x1 के, क्योंकि द्रव फर्स्ट का मोल भिन्न क्या है x1। इसी तरह P2 समानुपाती होगा x2 के। ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ इसको मैं। अब देखिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अपने पास में द्रव 1 का वाष्प दाब है P1, द्रव 2 का वाष्प दाब है P2, द्रव 1 का मोल भिन्न है x1 और द्रव 2 का मोल भिन्न है x2। ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई अपन को। अब 1 का जो वाष्प दाब होगा वो एक पहले के मोल भिन्न के समानुपाती होगा और दूसरे का जो वाष्प दाब होगा वो दूसरे के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। क्लियर है चीज़? अब हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। क्या आता है? एक स्थिरांक आता है। तो देख लीजिए स्थिरांक क्या है, देखते हैं स्थिरांक क्या है। P1 इक्वल टू P0 ऑफ 1 इंटू XA। इसके लिए इसी तरह आ जाएगा P2 इक्वल टू P2 नोट x2। आई क्या बात समझ में? ये स्थिरांक कैसे हुआ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो हमने इसको हटाया तो यहाँ स्थिरांक लगा दिया क्या? P1 नोट और यहाँ स्थिरांक लगा दिया P2 नोट। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिए यहाँ आइए। शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, देखिए जब ये नहीं है, जब ये नहीं है देखो क्या होता है, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है चीज़? अब देखिए जब ये है शुद्ध द्रव, ये है, ये नहीं है, ये क्या कर लिया अपन ने? नेगलेक्ट कर दिया, ओनली ये है। इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। तो XA प्लस 0 बराबर 1। तो XA क्या हो गया? XA का मान क्या हो गया? 1 हो गया ना। XA का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। क्लियर है चीज़? और P इक्वल टू K x1। ठीक है, अब हम इसके लिए लेंगे तो इसके लिए लेंगे तो इसको क्या कर देंगे? P1 नोट, P1 नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और यहाँ पर P1 नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू K x1। अब देखिए
यदि मैं बात करूँ यहाँ मान रख दूँ क्या, ये 1 किसकी जगह, XA जो है आपका, ये जो XA है हम इसको क्या मान लेते हैं, ये X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये X1 हो गया, ये X1 हो गया। तो मैं यहाँ X1 की जगह क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। तो देखिए P0 इक्वल टू क्या आ गया, K, यानी K क्या है, एक स्थिरांक है, यानी K के बराबर, स्थिरांक के बराबर क्या है ये, मतलब ये क्या है, एक स्थिरांक है। आगे बात समझ में, यानी कि शुद्ध अवस्था में द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो क्या रहता है, स्थिरांक रहता है। तो हम स्थिरांक को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। इस तरह अपन ने इसको क्या किया, सॉर्ट आउट किया। इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन अपने पास में ये आ गई और एक इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। अब आप कहोगे कि इसमें राउल्ट का नियम कहाँ आया, इसमें राउल्ट का नियम कहाँ आया। तो राउल्ट का नियम देखो यहाँ आ गया। राउल्ट का नियम कहता है कि कोई भी जो द्रव होता है उस द्रव का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। द्रव का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई भी जो द्रव होता है उस द्रव का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। यही क्या रहेगा, राउल्ट का नियम। अब विलयन का कुल टोटल दाब अपन को ज्ञात करना हो तो विलयन में 2 घटक है, एक है A और दूसरा है B। तो पहला जो A है यानी फर्स्ट जो है उसका वाष्प दाब क्या हो गया, P1, और सेकंड का क्या हो गया, P2। तो विलयन का टोटल अपन को ज्ञात करना हो तो P1 और P2 को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, तो टोटल अपन को वाष्प दाब जो है वो पता चल जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं राउल्ट नियम की। राउल्ट नियम क्या कहता है कि किसी विलयन विलयन कौन सा है, द्रव। विलयन में दोनों ही घटक क्या है, द्रव है। किसी विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश या मोल भिन्न प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब। प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन में, विलयन क्या है अपना, द्रव।
प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी उसका जितना मोल अंश होगा उतना ही उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। जितना ज़्यादा उसका मोल अंश होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, कुल दाब जो आएगा आपका, कुल दाब अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो राउल्ट के नियम द्वारा राउल्ट के नियमानुसार कुल दाब जो होगा वो होगा P1 प्लस P2। और P1 और P2 क्या है आपका, तो P टोटल बराबर P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। आगे ये बात समझ में। तो इस तरह से हम विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये जो टर्म है ये कहाँ चली गई, अब यहाँ से ये जो टर्म है ये कहाँ चली गई, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर चली गई है। डाल्टन क्या कहता है कि कुल दाब जो है वो क्या आएगा, सभी घटकों के दाबों के योग के बराबर। तो सभी घटक क्या हो गए, एक तो हो गया क्या इसमें, एक तो क्या है द्रव विलय प्लस द्रव विलायक। तो इन दोनों से क्या बना, द्रव द्रव विलयन। आगे बात समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल आ जाते हैं उस पर। देखिए P कुल, P टोटल बराबर अपने पास में कितना आया, P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। और अपन जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर क्या आता है, 1 आता है। x1 प्लस x2 बराबर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर ये चीज़। तो क्या आ जाएगा, हम यदि x1 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस x2। आपको मैंने मोल भिन्न जब करवाया था तो उसमें बताया था कि आपके पास में दो यदि घटक है विलयन में तो आपको दूसरे के यदि मोल भिन्न ज्ञात करने हो, पहले के आपको पता है या दूसरे के आपको पता है पहले के ज्ञात करने हैं, तो पहले के ज्ञात करने के लिए 1 में से क्या कर देंगे, दूसरे के हम माइनस कर देंगे। डायरेक्ट सूत्र में बताया था मैंने आपको। रिमाइंड नहीं आ रहा हो तो आप मोल भिन्न वाले वीडियो को आराम से वापस जाकर देखना और ये चीज़ आराम से ध्यान में आ जाएगी। अब देखिए x1 जो है उसका मान क्या आ गया, 1 माइनस x2। तो यहाँ हम इसको रख सकते हैं कि P कुल बराबर P1 नोट। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। आगे बात समझ में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको।
क्या आएगा, P कुल बराबर P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2, यही है। कोई दिक्कत इसमें? अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे कर लेते हैं। तो P कुल बराबर आ जाएगा आपका P1 नोट प्लस यहाँ से कर लेंगे इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया आपका P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू में क्या रह गया, x2। तो इस पर बेस्ड आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे बात समझ में? तो आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं। अब इस फॉर्मेट में आप कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। कैसे लिख देते हैं फॉर्मूले को, कभी कभी अपन ऐसे भी लिख देते हैं। जैसे हम इसको x1 और जैसे इसको मान लिया हम P टोटल बराबर PA नोट और ये क्या हो गया XA प्लस PB नोट और ये हो गया XB। तो ये 1 और 2 जो है उनको हम A और B से भी कभी कभी किसी बुक में टर्म दे दी जाती है, तो अपन को इस चीज़ का ध्यान में रखना है। यहाँ पर A जो है वो क्या है आपका विलायक, कौन सा, शुद्ध, और B क्या है आपका विलेय, बाद में आता है ना विलेय, कौन सा, शुद्ध। और इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, टोटल दाब किसका आएगा, विलयन का आएगा। आ गई बात समझ में? इस तरह आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा आपको ग्राफ पे समझाऊंगा। देखिए जैसे अपन ने कोई ग्राफ लिया ये, तो यहाँ पर हमने ले लिया x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, यानी कि जो विलायक है उसके मोल भिन्न तो कितने हैं, 1 है, और x2 जो है यानी जो विलेय है उसके मोल भिन्न क्या है, 0 है। अब यहाँ देख लेते हैं अपन, तो x1 जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, और x2 जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इधर इस अक्ष पे हमने क्या लिया है, मोल भिन्न लिया है, इस पे क्या लिया है, मोल भिन्न या मोल अंश, और इस अक्ष पे आपने क्या लिया है, दाब, इस पे क्या लिया है, वाष्प दाब यानी कि P, ठीक है। अब देखिए x1 यहाँ कितना है, 1 है। अब 1 है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, इस जगह पर, इस पर वाष्प दाब यहाँ पर क्या होगा इसका, P1 नोट, ठीक है। पढ़ा है अपन ने ये चीज़, x1 जो है उसका प्रेशर क्या है, P1 नोट। अब देखिए जैसे जैसे अपन इस अक्ष पर इधर जाएंगे, आप देख रहे हो कि x1 की जो वैल्यू है वो 0 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि डाउन हो रही है। और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं इस बात को कि प्रेशर जो होता है वो सीधे सीधे समानुपाती होता है किसके, मोल भिन्न के। यानी मोल भिन्न बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यदि मोल भिन्न बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और मोल भिन्न घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। अब आप खुद इसमें देखो कि यहाँ पर मोल भिन्न का मान 1 है और यहाँ पर क्या है, 0 है। इसका मतलब जब हम इधर जा रहे हैं तो मोल भिन्न का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस टर्म के अकॉर्डिंग जब मोल भिन्न का मान कम हो रहा है तो दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो जब
एक्स अक्ष पर जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दाब जो है वो क्या होगा, घटेगा। दाब क्या हो गया, घट गया, क्योंकि मोल भिन्न का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हम प्रेशर कैसे करेंगे, प्रेशर देखिए ये हो गया P1 नोट यानी P1 बराबर P1 नोट x1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये x2 जो है यानी विलायक जो है इसका मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर P2 जो है उसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस जगह पे। अब देखिए इसी अक्ष पर हम इधर आएंगे तो ये देखो x2 का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले वहाँ पर 1 था, यहाँ क्या हो गया 0। अब इसका मान कम हो रहा है तो दाब का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम इस अक्ष पे बढ़ाएंगे तो इसका मान भी क्या होगा, घटेगा। इसका मान भी क्या होगा, घटेगा, घट रहा है भाई। x1 x2 जो है उसका मान वहाँ 1 था, यहाँ पे क्या हो रहा है 0। तो P2 नोट जो है उसका मान भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P2 नोट x2। आगे बात समझ में। दोनों रेखाओं को यदि हम मिलाते हैं, दोनों रेखाओं के यदि हम मिलाते हैं तो टोटल दाब क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। और ये कितना है, इसको हम यदि सही रिप्रेजेंट करेंगे तो P टोटल बराबर P1 क्या है, P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। यानी कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर ये लाइन ये इंडिकेट करेगी कि विलियन का कुल जो दाब है राउल्ट के नियम से वो ये आ रहा है, ठीक है। ग्राफ पर हम यदि इसको दर्शाएंगे, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना इसको। हम x अक्ष पे मोल भिन्न ले रहे हैं और y अक्ष पे हम वाष्प दाब ले रहे हैं, ठीक है। हमने यदि यहाँ x1 यानी मोल भिन्न जो है किसका, एक घटक का मोल भिन्न हमने 1 लिया तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, P1 नोट होगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें। ये होगा P1 नोट। किस स्थिति में, इस स्थिति में। लेकिन देखिए आप जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 1 से वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है x अक्ष पे। अब इसका मान घटेगा तो दाब का मान भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दाब क्या है, मोल भिन्न के सीधे सीधे समानुपाती है। अब हम बात करते हैं x2 की, तो x2 का यहाँ मान क्या है, 1 है। 1 है तो यहाँ पर इसका दाब भी क्या है, अधिकतम है। लेकिन जब इधर से इधर आ रहे हैं तो x2 1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका जो दाब है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो जब हम इधर से इधर आए तो दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। आगे बात समझ में। टोटल को हमने जोड़ा तो इतना मिल गया। P1 के लिए दाब लिखेंगे तो P1 बराबर P1 नोट इंटू एक्स ए, क्लियर है चीज़। और P2 के लिए लिखेंगे तो P2 बराबर P2 नोट इंटू x2, क्लियर है चीज़। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समझ में आ गया आप लोगों के, कोई दिक्कत है इसमें? तो इस पे न्यूमेरिकल्स अपन आगे करवाएंगे। आज अपन ने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे और इसके जो न्यूमेरिकल जो इसका फॉर्मूला है उस पे अपन ने वर्क किया है। अब आगे अपन इस पे और बढ़ेंगे तो इसमें अपन को आदर्श और अनादर्श विलयन जो है उनकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन इसका करते रहिए। आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू।